नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। इसको तो हिंदू यूनिवर्सिटी होना चाहिए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द तो सर सैयद ने भी नहीं लिखा था। सर सैयद साहब ने भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम दिया था, लेकिन इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दी। इसको हरिगढ़ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। भाई, जब प्रदेश के पास कोई काम न हो तो सुर्खी में कैसे बना रहेगा प्रदेश? तो इसी तरीके से नाम बदल कर, उन्माद पैदा करके, हिंदू मुस्लिम करके, मदरसा और शिक्षा संस्थानों पर हमला करके ये सुर्खियों में बने रहने की कवायद है। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश से कहने से काम तो नहीं चलता है। कभी पूजा उन्होंने की नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कभी की नहीं, तो इनको क्या मालूम है? ये सब आर्टिफिशियल हैं। इसकी माँ भी आर्टिफिशियल है, इसके पापा आर्टिफिशियल नहीं थे। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, उसके प्रति किए जाने वाले किसी भी प्रकार की कृतज्ञता, यही वास्तव में सनातन धर्म का पहला संस्कार है। नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, स्टालिन साहब हों, लालू प्रसाद यादव साहब हों, ममता जी हों, एक आदमी इस देश में नहीं नजर आएगा। नेपाल में सरकार के खिलाफ गुस्सा, प्रदर्शन और जबरदस्त हिंसा ने पड़ोसी देश को अचानक बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि अब नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कोशिशें भी चल रही हैं और समाधान की उम्मीद की जा रही है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाली युवाओं का प्रदर्शन इस कदर हिंसक हो गया कि कई जिंदगियां खत्म हो गईं, तो सैकड़ों लोग जख्मी हो गए और नेपाल हिंसा की आग में जलता दिखा। एक तरफ नेपाल में बवाल उठा तो भारत में सियासी सवाल दिखे। पहले संजय राउत तो फिर कांग्रेस नेता उदित राज ने नेपाली हिंसा को भारत से जोड़कर बयान दिए। वहीं बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि अगर भारत में ऐसा हुआ तो सबसे पहले गांधी परिवार और यादव परिवार जैसे नेता देश छोड़कर भागेंगे। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि नेपाल में तख्ता पलट, अब किसे मिलेगी कमान? पड़ोसी देश में बवाल, भारत में सियासी सवाल और नेपाल में क्रांति, कब तक लौटेगी शांति? इसी पर आज की महाबहस हम करने जा रहे हैं। जो गेस्ट पैनल हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, बीजेपी समर्थक, स्वागत है आपका। हमारे साथ दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सचिन रावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अर्जुन थापा जी, नेता है जनता समाज पार्टी नेपाल से, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है। आपसे हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल यह कि नेपाल में तख्ता पलट, अब किसे मिलेगी कमान? क्योंकि ये जो जेन जी का आंदोलन था, वहां के युवाओं का आंदोलन था, कहा जा रहा है कि उसमें भी अब कई धड़े बट गए हैं। आर्मी वहां स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कई सारे नाम हैं जो चर्चा में हैं, तो अब किसको कमान नेपाल की मिलने जा रही है? ये बड़ा सवाल है। पड़ोसी देश में बवाल, भारत में सियासी सवाल। इस आंदोलन का, ये जो युवाओं का आंदोलन था, वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन था, उसका उदाहरण विपक्ष से जुड़े कई नेता भारत को लेकर जोड़कर दे रहे हैं कि देखिए वहां बेरोजगारी थी तो यहां ऐसा बवाल हो गया, वहां पर
कुछ नहीं बचा, ना पार्लियामेंट बची, ना पीएम हाउस बचा, ना कुछ बचा। पूर्व पीएम की पिटाई हुई। तमाम तरह के वीडियोस जो हैं वो अलग अलग तरीके से इशारों में भारत के अंदर ऐसी स्थिति बन सकती है, इस तरफ इशारा करते हुए शेयर किए जा रहे हैं। नेपाल में क्रांति, कब तक लौटेगी शांति, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। पूरे विश्व की नजर है और भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी या कह लीजिए रिश्तेदार नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध। तो ऐसे में पड़ोसी देश में जल्द से जल्द शांति हो, ये बड़ा हित इस वक्त भारत के लिए एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक रंजन जी, बीजेपी ने बहुत सारे नेता हैं जो इसको लेकर जो नेपाल में चल रहा है भारत को जोड़कर इस पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो संजय राउत हों, कई विपक्ष के नेता हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं या फिर बयान दे रहे हैं। बीजेपी इस पर हमला कर रही है और बीजेपी का कहना है कि यहां कोई क्रांति होती है, वहां तो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति हुई, वहां तो कम्युनिस्ट सरकार के गलत फैसले और करप्शन के खिलाफ क्रांति हुई। तो यहां अगर करप्शन के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति होगी तो सबसे पहले गांधी परिवार, ठाकरे परिवार, यादव परिवार, इस तरह के लोगों को भागना पड़ेगा। देखिए आस्था जी, ये आग जो एक ही दिन में नहीं, एकदम से आग लग गई नेपाल में। वहां पर चूंकि जो लोग वहां पे एक एज वर्ग ग्रुप जो है वो जिस तरीके से आंदोलनरत था, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, करप्शन को लेकर के हो, इन्फ्लेशन को लेकर के लगातार आंदोलनरत था और वहां की सरकार इस पर चेत नहीं रही थी। वहां के हालात जो है बद से बदतर हो गए थे और वहां पे उन्होंने आनंद फानंद में क्या किया, जब चीजें जो है इन लोगों का आंदोलन, इन लोगों का प्रोटेस्ट जो है सोशल मीडिया पे जब दिखने लगा तो उन्होंने अचानक से 26 सोशल मीडिया को बैन कर दिया, जिसको लेकर के लोगों में ये रहा कि हमको फ्रीडम टू स्पीक भी नहीं है, हमारी कोई दिखा नहीं रहा, हमारी कोई बात सुनने नहीं वाला नहीं है। वो सब ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ वहां जो बवाल हुआ, देश जलाया गया कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ, विपक्ष के नेता भारत में ना ऐसा हो जाए इस तरह की पोस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों बयान दे रहे हैं? आस्था जी, क्या इसके पीछे ट्रम्प का हाथ था? नेपाल में जो हालात बिगड़े, क्या उसके पीछे ट्रम्प का हाथ था? आपके चैनल ने दिखाया है, आप हाना में जवाब दीजिए, आपके पीछे ट्रम्प का हाथ था? आपके चैनल ने दिखाया और आप ही के चैनल ने बहुत चीजों के पीछे हाथ था। उनके कहने की कितनी विश्वसनीयता बची? बात चीजों की नहीं हो रही, कितनी विश्वसनीयता बची है? तो आप तो विश्वसनीय रहिए। आप बताइए, आपके चैनल ने दिखाया था कि उसके पीछे जो है ट्रम्प का हाथ था और फिर आपने कहा, आप ही के चैनल ने दिखाया कि पुतिन का हाथ था वहां के हालात बिगाड़ने में। पहले आप इसका हाना में जवाब दीजिए कि क्या ट्रम्प का हाथ था, फिर मैं आगे आऊंगा इस पे। आप कौन से रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं? आप किसी सवाल को कोट कर रहे हैं? क्या उसमें सवाल उठाया गया था? क्या सवाल पूछा गया था? क्या संभावनाओं पर पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से बदल रहा है उसको लेकर वो रिपोर्ट थी? बहरहाल इस सब में ना उलझते हुए दीपक जी, ना उस सब में ना उलझते हुए, क्योंकि ना तो भारत में ऐसा हो जाए इसके लिए मीडिया रिपोर्ट जिम्मेदार है, ना जो नेपाल में हुआ इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है ना? आप ये बताइए, विपक्षी नेता इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप सुनने को तैयार नहीं है। हम तो विपक्ष के हैसियत से मैं पूछ रहा हूँ, क्या उनको यह हक है कहने का कि यादव परिवार और गांधी परिवार भाग जाएगा? वो कौन होते हैं हमको सर्टिफिकेट देने वाले? या देश के ऐसे हालात होने क्यों देंगे हम लोग? हम सब लोग मिलजुल करके उसका डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन आपसे मैंने एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि आप ही के चैनल पर न्यूज 18 पे ही लगातार फ्लैश हो रहा था कि ट्रम्प का हाथ था, पुतिन का हाथ था। उस पर आप देखिए आस्था जी, उस पर आप कोई जवाब नहीं दे पाई। और मैंने उस पर आपको बता दिया कि वो सवाल उठाया गया था, वो संभावनाओं को लेकर रिपोर्ट थी, वो क्या थी? देखिए क्या है, क्लियर अनक्लियर। अब ऐसा तो है नहीं आप कहेंगे आपके लिए मैं वो 6 मिनट की रिपोर्ट दोबारा चलाऊं। इस पर बात नहीं हो रही और ना ही हमारा विषय है। हमारा विषय वो बयान है कि कुछ लोग नेपाल में हो रही ये जो अशांति है, ये जो आगजनी है, ये जो त्रासदी, ये जो तबाही है, कुछ लोग क्या ये कामना कर रहे हैं कि भारत में मुद्दे हैं तो क्या भारत में भी इस तरीके से हो जाएगा? सूर्य मैथिल जी, कोई ऐसी कामना नहीं कर रहा आस्था जी, और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए आस्था जी, आपने मेरी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। समाजवादी पार्टी 10 सेकंड इस बयान पर माइक बंद कर दिया, उस चीज को मैंने हटा दिया। लेकिन ये बताइए आस्था जी कि क्या ऐसे हालात पैदा होने देगी सरकार? अगर सरकार इस तरीके का बयान दे रही है, हम सब लोग उसका, चाहे पक्ष हो, क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, हम सब लोग मिल करके इसका मुकाबला करेंगे। हम क्यों ऐसे स्थिति भारत में आएगी नहीं ना, इतना मजबूत लोकतंत्र ऐसे ही थोड़ी है। अंग्रेज भी हंस के गए थे
याद है ना आपको, अंग्रेज हंस के गए थे कि डेमोक्रेसी, हाँ भारत में इंडिया और डेमोक्रेसी, लेकिन देख लीजिए सबसे मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत सॉलिड हैं। यहाँ आतंकियों के लिए भी आधी रात को कोर्ट खुलवाए गए थे। बीजेपी आरएसएस कहां थी? तो यहाँ कोई चिंगारी, कोई नफरत, कोई बयान जो है ना ऐसी स्थिति नहीं कर सकता। तो एक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करके और उसके साथ साथ एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है। पूरी तरह व्याप्त है, अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह व्याप्त है, इन्फ्लेशन पूरी तरह ठीक है सूर्य मैथिल जी, तो उसको कंट्रोल करें ना। ये धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जैसा कि आप भी चला रहे हैं और मैंने कई बयान ऐसे देखे हैं जिसमें कि कुछ विपक्ष के ऐसे नेता जिनकी जब सरकारें रही उस समय इस देश को लगातार लूटा गया, बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत किया गया, लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करके देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाया गया। आज वो कह रहे हैं कि नेपाल को देख लो भैया, भारत से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं कह देना चाहता हूं, पहली चीज समझ लीजिए, वो सभी जो बुड़बक नेता है ना, उनको मैं बताना चाहता हूं, देखिए जनता कब भड़कती है? जनता भड़कती है जब आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं। जनता तब भड़कती है जब भ्रष्टाचार करते हैं। जनता तब भड़कती है जब आप विदेशी एजेंट के रूप में देश को बेचते हैं। जनता तब भड़कती है जब इस देश के अंदर बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही होती है। और जनता तब भड़कती है जब देश की सेनाएं इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो इस प्रकार के अराजक तत्वों का इलाज ना कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जनता तब भड़कती है जब देश का बहुसंख्यकों की जो धार्मिक मान्यताएं और सम्मान होता है उसका अपमान किया जाता है। आप देखिए आस्था जी कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था कि वहां पर गौ हत्याएं कर कर उनकी वीडियोस को वायरल किया जा रहा था। तो मैं ऐसा क्यों ना कहूं कि चेत जाओ आप सभी वो लोग जो सनातन को लगातार उकसाते हैं कि भैया जब धार्मिक भावनाओं को आप आहत करेंगे, हमारी धार्मिक मान्यताओं का अपमान करेंगे, तो देश का जो युवा है ना वो खड़ा हो जाएगा डंडा लेके। लेकिन देश के युवा को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी इस समय है जो कि इस देश के सनातन की भी रक्षा करते हैं और देशवासियों की भी रक्षा करते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे बेरोजगारी बेतहाशा है। भैया किस स्कूल में पढ़े हुए हो? उसी स्कूल में जिसके अंदर वो चरवाहा विद्यालय लालू प्रसाद यादव जी ने खोला था, उसी में क्या? देश की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था है आज के समय में, और 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 12वीं अर्थव्यवस्था थी। आपको पहले पढ़ना चाहिए, फिर यहाँ बैठ के बोलना चाहिए। क्यों हंसी के पार्टी बनते हैं? हमारे बीच में सचिन रावत जी हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। ठीक है दीपक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। 3 पैनलिस्ट और हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। सचिन रावत जी, अब आप बहस को सुन रहे हैं, इसकी तीखी गहमा गहमी भी सुन रहे हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। संजय राउत कह रहे हैं नेपाल जैसे हालात किसी भी देश में संभव। उदित राज कह रहे हैं भारत में भी नेपाल जैसे हालात। तो अब आप सुन लीजिए, उस पर भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी की ओर से कह दिया गया कि भैया यहाँ हालात बने तो सबसे पहले जो है वो गांधी परिवार, यादव परिवार, ठाकरे परिवार, सबसे पहले तो यही लूटे जाएंगे। इन्हीं के पास सारी दौलत है, इन्हीं के पास सारा परिवारवाद है, सबसे पहले भाजपा ही भागेंगे। देखिए आस्था जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दौलत किसके पास है और दौलत को डबल कौन कर रहा है? वो अडानी कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी के जो सहयोगी लोग, उद्योगपति लोग हैं, वही लोग कर रहे हैं। जिस तरह से नेपाल के हालात हुए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही, लेकिन वहां पे अगर आपने देखा होगा कि किस वजह से रही, वहां पे जिस तरह से बेरोजगारी रही, भ्रष्टाचार रहा, जिस तरह से वहां पर आपने देखा है कि अराजकता का माहौल रहा, जिस तरह से नफरत लगातार बांटी जा रही थी, तो आज मैं कह सकता हूं कि भारत के हालात उसी तरह हैं। और निशिकांत दुबे जैसे लोग जो चाटुकार लोग हैं, जिन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता पे सवाल उठाया, सबसे पहले भारत के हालात उस तरह आपको पता है मोदी जी ने तो रैली में कहा कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो ये जो लोग झोले वाले लोग हैं, ये लोग झोला लेकर केपी शर्मा ओली का बयान सुना? आइलैंड बनाया, वहां ये लोग चले जाएंगे। केपी शर्मा ओली का बयान सुना आपने? नहीं, आप कह रहे हैं कि यहाँ वैसे हालात हैं। आपने केपी शर्मा ओली का बयान सुना इस्तीफा देने के बाद? उन्होंने कहा कि मैंने राम मंदिर को लेकर इस तरह का बयान दिया था, इसीलिए मुझे यहाँ गद्दी से हटा दिया गया, इसीलिए मुझे बेदखल कर दिया गया। और थोड़ी देर पहले सूर्य मैथिल भी इशारा कर रहे थे कि वहां पर गौ हत्या को लेकर भी एक मूवमेंट चल रहा था। अब अगर इस तरह की चीजें एक ऐसे राष्ट्र में जो जिसकी पहचान कभी हिंदू राष्ट्र के रूप में रही हो और आज भी एक विचारधारा वहां ऐसी काम करती है और उसकी ठीक विपरीत विकास का वादा करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है और सबसे बड़े भ्रष्टाचार की बली पूरे देश को चढ़ा देती है। चीन के साथ मिलकर किस तरह नेपाल भारत विरोधी बयान देता रहा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वहां की जनता ने उसका सच पहचाना और देखिए पूरे अपने देश को जला डाला। ना वहां पीएम हाउस बचा, ना वहां मंत्रियों के दफ्तर बचे,
पूर्व पीएम भी पिटे, मौजूदा पीएम जैसे तैसे उनको बचा करके वहां से निकाला गया है। सूर्य मैथिल जी, देखिए शायद ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो उनको मैं याद दिला देना चाहता हूं, आप ही की पार्टी के लोग बीफ पार्टी करते हैं केरला के अंदर, याद कर लो, जहां से कि राहुल गांधी आते हैं। तो ये खतरे की घंटी आप लोगों के लिए है, जो आप अभी कह रहे हो ना कि हालात है। इस देश की जड़ें इतनी मजबूत है कि आपके द्वारा लगाए गए आपातकाल को भी बहुत हंस के निकल आए। इस देश की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि यहाँ पर इस प्रकार का विदेशी कठपुतली का जो खेल है वो हो जाएगा। मैं मानता हूं आपके नेता देश की स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, आपके नेता कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं। अभी राहुल गांधी ने जो नौटंकी की थी उससे इंस्पायर होके एक व्यक्ति मद्रास हाईकोर्ट चला गया। उस व्यक्ति को सुनिएगा आस्था जी, उस व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके ऊपर राहुल गांधी जी की जानकारी के आधार पर वो गया। तो इसका मतलब राहुल गांधी ने जो जानकारी दी उसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। दीपक जी आपका जवाब, उसके बाद मैं अर्जुन थापा जी का रुख करूंगी। हाँ। आस्था जी, बड़े अदब और सम्मान से पूछना चाहते हो, आखिर भाजपा का कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आने को आज तैयार क्यों नहीं हुआ? अगर भारत की सरकार से हमारी सवाल जवाब है, उनके कम से कम एक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को तो आना चाहिए। अरे भैया, जनता ने वहां पे तांडव कर रखा है, मैं जनता हूं, ये ठीक है। मुझसे प्रश्न करोगे, मैं जनता की आवाज आपको बताऊंगा। नेपाल के हालात पर खुद प्रधानमंत्री मोदी रिएक्ट, ये परिवारों की राजनीति करने वालों, जनता को इग्नोर करने की हिम्मत मत करो। देख रहे हो ना क्या हो रहा है वहां पर तुम्हारे लिए, तुम्हारी परिवारवाद की राजनीति जनता एक दिन ऐसे उतारने वाली है। ये बदतमीजी ना अपने दोनों डाउन करिए इसी वक्त। पीसीआर दोनों की आवाज नहीं जाएगी, 2 पैनलिस्ट और है मेरे पास, बिल्कुल इस तरह की लैंग्वेज ऑन एयर नहीं जाएगी। पीसीआर दोनों का ऑडियो डाउन करिए इसी वक्त। हाँ, अर्जुन थापा जी हमारे बीच में, नेता है जनता समाज पार्टी नेपाल से। अर्जुन थापा जी, अब मुझे बताइए कि नेपाल किसके हवाले होगा? वहां अब उम्मीद की जा रही है कि शांति हो, अब उसकी कमान किसी के हाथ में दी जाए, कई तरह के नाम चर्चा में है वहां। फिलहाल ताजा हालात वहां के क्या है? नहीं, अभी स्थिति यह बनी हुई है कि जो जेन जी जनरेशन जिसने आंदोलन चलाया था वो लीडरलेस है। इसलिए जो इंडिपेंडेंट 2-4 मेयर जीत कर आए हैं उन लोगों के नाम भी कहा जा रहा है, लेकिन वो उन्हीं जनरेशन जी वाले जो मूवमेंट वाले हैं उनमें में कंफ्यूजन है। हाँ। इसलिए एक कल सुशीला कार की पूर्व प्रधान न्यायाधीश के नाम लाया गया था, जेन जी जनरेशन वालों ने प्रस्ताव किया था, लेकिन दूसरे खेमे ने उसका विरोध किया है। इसलिए अभी आर्मी हेडक्वार्टर में वार्ता हो रहा है। हम लोग यह कह रहे हैं आर्मी हेडक्वार्टर में वार्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वार्ता कीजिए, हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बुलावें। राष्ट्रपति का संदेश भी आया है कि संवैधानिक निकास लिया जाएगा। इसी संविधान में संवैधानिक निकास निकालते हुए अंतरिम सरकार बनेगी। इसमें इंडिपेंडेंट लोगों को के नेतृत्व में सरकार बनाया जाएगी। आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि के तौर पर भी 1-2 लोगों को रखा जाएगा और इस संविधान को संशोधन करते हुए फ्रेश इलेक्शन में नेपाल ले जाएंगे। लेकिन अभी भी वार्ता जारी है नेपाल में। कल से शांति बना हुआ है और क्रमशः नेपाल नॉर्मलाइजेशन की ओर गया है। लॉ एंड ऑर्डर अभी भी आर्मी के हाथ में है और हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नई अंतरिम सरकार बने और उसी सरकार आगे बढ़कर संविधान संशोधन करते हुए नेपाल में फ्रेश इलेक्शन करें। तो जिस युवा ने आंदोलन किया, हालांकि जब कुछ लोगों की मौत हुई गोली चलने के बाद, उसके बाद पूरा नेपाल ही सड़क पर आ गया, उनकी मुख्यतः मांगे क्या हैं? वो क्या चाहते हैं नेपाल में? कुछ ऐसी भी चर्चाएं आई कि नेपाल हिंदू राष्ट्र रह चुका है, तब तक सब कुछ शांतिपूर्ण था। कुछ ऐसी भी चर्चाएं आई कि पहले जिस तरह राजतंत्र वहां पर हुआ करता था, बहुत से लोग उसका भी उदाहरण देते हुए आए, लेकिन वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, वो भी एक बड़े आंदोलन के बाद हुई थी। अब फिर से एक बड़ा आंदोलन हो गया। तो सरकार और सिस्टम वहां किस व्यवस्था की तरफ जा रहा है, किस तंत्र की तरफ जाता दिख रहा है? अर्जुन जी, और फिर यही सवाल मेरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है डॉक्टर गणेश शंकर, उनसे भी, लेकिन पहले अर्जुन जी। मैं इसमें टिप्पणी करूं? जी जी। ऐसा है, लोकतंत्र है। अभी जो संविधान है वो संविधान हमारी प्रोग्रेसिव संविधान है, लोकतंत्र को संस्थागत करने की संविधान है। लेकिन आप सत्ता संचालक राजनीतिक दल आप सुशासन डिलीवरी नहीं करेंगे तो गुस्सा तो लोगों को आएगा ही, आंदोलन तो होगा ही। बस शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ है,
कोई हिंसात्मक आंदोलन ज्यादा हुआ नहीं है। हालांकि आप कह रहे हैं आक्रोश में हिंसात्मक आंदोलन उन्होंने हुआ स्टेट नहीं है। प्रॉपर्टी और आप उस प्राइवेट देश का प्रॉपर्टी को अंदाजा जलाया लगाइए है। थापा साहब, लेकिन जहां हम लोग जहां यह चाह रहे हैं, पूर्व पीएम यह चाह आवास रहे और हैं उसके अलावा कम से सारे कम एक मंत्रियों के व्यवस्था में ऑफिस, बदलाव हो, अफसरों के ऑफिस प्रजातांत्रिक सबको व्यवस्था जला में दिया बदलाव गया। हो, पूर्व और प्रधानमंत्री बेचारे प्रेसिडेंट फॉर्म कपड़े ऑफ फटे हुए डेमोक्रेसी, थे, उनको पीट करके फेंक दिया गया नीचे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मौत हो नेपाल गई में पूर्व पीएम स्थापना की हो, पत्नी और की। जो वित्त मेंबर मंत्री ऑफ दौड़ा पार्लियामेंट दौड़ा है कर वो मंत्री रोडों पर बनने पीटे के जा रहे लिए थे। कोलिशन बनाने टुटाने के लिए आगे न बढ़े। इसके राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। राजनीतिक स्थिरता के लिए भ्रष्टाचार मुक्त समाज होने की भी जरूरत है। और जो राजनीतिक दल है जो इतने दिनों सालों तक सत्ता में बैठे हैं उनको भी रिफॉर्म करना, उनको भी अपने को सुधार करना है। और आंदोलनकारियों को मां को संबोधन करते हुए नेपाल को शांतिपूर्ण निकास की ओर आगे बढ़ना है। ये हमारी डॉक्टर गणेश चुनौती है। शंकर जी हमारे बीच में है, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर गणेश, आपको क्या लग रहा है कि नेपाल में अब कोई नई व्यवस्था करवट लेती दिख रही है क्या, या जो मौजूदा इश्यूज थे आंदोलन के, जिस तरह अभी थापा साहब जिक्र कर रहे थे, बहुत से रिफॉर्म्स की जरूरत पार्टियों को भी है, और हर 20-25 साल में आप इतिहास उठाकर देखें तो नेपाल में एक आंदोलन होता है। हाँ, देखिए, धन्यवाद। और देखिए, जो कोई देश कोई भी हो, दुनिया का कोई भी देश उठा के देख लीजिए, बात सिर्फ नेपाल की ही नहीं है जी। ऐसे आंदोलन जब होते हैं तो निश्चित रूप से उनका उद्देश्य होता है परिवर्तन करना, मूल रूप से राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना। और ये आंदोलन जब होते हैं तो हम जो प्रायः ये कहने लगते हैं कि क्या यही प्रभाव भारत पे पड़ेंगे या अन्य देशों में पड़ेंगे। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे ये समस्याएं मौजूद ना हो, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की या अन्य मानवीय समस्याओं को समाधान करने की। लेकिन हमें ये ऐसी तुलना करने से पहले यह देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिस पर्टिकुलर देश के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं की स्थिति क्या है, वहाँ की सरकार की मजबूती की स्थिति क्या है। नेपाल में इतने कम समय में आपने इतने राजनीतिक परिवर्तन देख लिए, क्या हमारे देश में या हमारे जैसे अन्य मजबूत देशों में ऐसे परिवर्तन देखे गए? बिल्कुल नहीं देखे गए। तो मेरे ख्याल से ऐसी तुलना करना तो बहुत बेमानी है। अब आपका जो प्रश्न आया कि नेपाल में क्या स्थिति आगे चलकर होगी, किस तरह की चीजें वहाँ घटित हो सकती हैं। देखिए, चूंकि ये एक जनता की तरफ से निकला हुआ आंदोलन है और एक युवा आंदोलन मैं कहूँगा इसे, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर जो इस आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे वो युवा शक्ति रही। और युवा शक्ति कोई भी आंदोलन करती है तो उसमें बहुत सी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, लेकिन संभवतः एक चीज बहुत निगेटिव होती है, वो होती है अनुभवहीनता। युवाओं में आमतौर पर उतना अनुभव नहीं होता राजनीतिक चीजों को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे संचालित करना है। तो यही कारण है कि हम अभी एक जो असमंजस की स्थिति देख रहे हैं, जो उन युवाओं के बीच में ही, आंदोलनकारियों के बीच में ही अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से इसमें वो समय लगाएंगे, लेकिन चूंकि वह परिवर्तनकारी युवा शक्ति है तो वो निश्चित रूप से एक ऐसा शासन, एक ऐसी राजनीति देश को देना लेकिन इस आंदोलन का कोई चेहरा निकलकर सामने नहीं आ पाया, जैसा अभी थापा साहब भी जिक्र कर रहे थे। जरूर नहीं आया। आपने देखा कुछ नाम निकल के आए, वहाँ के जो काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह जी का, उनका नाम आया, कल सुशीला कार्की जी का नाम आया। तो ये वो सब लोग हैं जिन्होंने देश की एक सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए, वहाँ के जो राजनीतिक प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने के लिए, वहाँ की विसंगतियों को दूर करने के लिए अपना जो पुराना योगदान दिया है या जो प्रयास किए हैं उसकी वजह से। लेकिन जब कोई निर्णय लेना होगा तो निश्चित रूप से हमें देखना होगा कि हमें वहाँ कैसे व्यक्ति को बैठाना है जो राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से और दुनिया की विदेश नीति के रूप से हमारे नेपाल को आगे ले जा सके। पड़ोस में बवाल हो रहा है तो हमारे यहाँ पर क्यों सियासत में इस सवाल को उठाने की जरूरत आन पड़ी? देखिए आस्था जी, हमारा नेपाल पड़ोसी देश है और मुझे लगता है कि भारत का और नेपाल का रोटी और बेटी का साथ हमेशा से रहा है। निश्चित तौर पे आज नेपाल के जो हालात हैं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इसको सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है कि जो हालात वहां पे बने और पनपे। मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में जो वहां की जेनजी जनरेशन है जिसने तख्ता पलट करने की पूरी कोशिश की और करके दिखा दिया, क्योंकि वहां पर जो हालात थे, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से आपने देखा वहां भ्रष्टाचार के मामलों में इन्वॉल्व थे, वहां बेरोजगारी थी और भी माहौल था। मैं कह सकता हूं कि आज इससे भारत देश को भी सीखने की आवश्यकता है।
सूर्य प्रकाश जैसे लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बैठ करके, जिनको ये नहीं पता होता है कि आज देश में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, कि आज जो लगातार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराने की साजिश करती है और लगातार कराती है, जिससे कि अभी उत्तर प्रदेश में 2 सबसे बड़े दंगे हुए, संभल हुआ, बहराइच हुआ, और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जहां गवर्नमेंट होती वहां पोलराइजेशन कराने की कोशिश की जाती है। आखिर सोच जो है वही डिवाइड एंड रूल की जो आरएसएस की रही है, भारतीय जनता पार्टी की रही है। मैं कह सकता हूं कि आज के डेट में नेपाल जैसे हालात अगर भारत में भी बनेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये सारे के सारे एक ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते हैं। जिस यूनिवर्सिटी के चांसलर राहुल गांधी हैं उनको जॉर्ज सोरोस भेजता है, फिर वो आगे डाउनलोड करते हैं। इनसे कोई पूछे जरा मुझे ये बताओ 2013 के अंदर देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किस स्थान पे थी विश्व के अंदर? 12वें स्थान पे थी। और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियां स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या स्थान दे रखा था? उन्होंने नेगेटिव कर रखा था। और आज AAA रेटिंग है भारत की अर्थव्यवस्था को। तो ये जो बदलाव आया है ये हवा में नहीं आ गया। 10 जनपद के अंदर आप लोग जो है ना चापलूसी कर सकते हो, लेकिन आंकड़ों से भाग नहीं सकते हो। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की दिशा और दशा को बदला है। आपके शासनकाल में क्या था? 20 सेकंड और। आपके शासनकाल में क्या था? आप भगवान श्री रामलला विराजमान के अस्तित्व को नहीं मानते थे। एक तरफ पड़ोस में बवाल हो रहा है, दूसरी तरफ भारत के अंदर भी सियासी सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वहां अशांति है, वहां कोई मूवमेंट या आंदोलन हिंसक हो चुका है, आगजनी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, तो क्या उस तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशन भारत में ना क्रिएट हो जाए, उसे लेकर सियासत की आवश्यकता है। आप सभी पैनलिस्टों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक तरफ नेपाल में बवाल उठा तो भारत में सियासी सवाल देखे। पहले संजय राउत तो फिर कांग्रेस नेता उदित राज ने नेपाली हिंसा को भारत से जोड़कर बयान दिए। बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि अगर भारत में ऐसा हुआ तो सबसे पहले गांधी और यादव परिवार जैसे लोग देश छोड़कर भागेंगे। मां बहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।